Hello everyone, welcome to English Camp. This is Shivashish Dash. Today I have come up with the lesson Lost Spring by Anis Jung and is prescribed for the students of class 12. So before we start, please hit the like button, and if you're new to my channel, make sure that you have subscribed to it. And if you're watching this in my Facebook page, please make sure that you like and follow the page. सो बिफोर स्टार्टिंग चलिए ऑथर अनीस जंग के बारे में कुछ जान लेते हैं. अनीस जंग, शी इज एन इंडियन राइटर एंड शी वाज बोर्न इन द ईयर 1964 in Rourkela, and she grew up in Hyderabad. She received her formal education in Hyderabad as well as in United States of America. Later on she became a very well-known writer as well as an editor for various publications. उन्होंने एक बुक लिखा था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. सो उसी बुक में से ये एक चैप्टर है. हम अगर इस चैप्टर के टाइटल को थोड़ा अगर केयरफुली हम लोग नोटिस करेंगे, हम लोग एक चीज देखेंगे, दैट इज इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. तो यहाँ पे स्प्रिंग वर्ड का सिग्निफिकेंस हम लोगों को ढूंढना होगा. स्प्रिंग, वी ऑल नो, इट्स सीजन ऑफ द ईयर एंड इट्स रिगार्डेड एज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर बिकॉज स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ हरियाली होती है, ग्रीन होता है, फ्लावर्स होते हैं और मतलब अर्थ इज वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड देन. सिमिलरली हमारे लाइफ में भी हमारा जो चाइल्डहुड होता है उसको हम स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में 4 स्टेजेस हैं, दैट इज चाइल्डहुड, आवर यूथ, आवर मिडिल एज एंड आवर ओल्ड एज. इन चारों स्टेजेस को चारों सीजन्स के साथ कंपेयर किया जाता है. जैसे चाइल्डहुड को माना जाता है इट्स स्प्रिंग ऑफ आवर लाइफ, हमारे यूथ को माना जाता है कि इट्स द समर ऑफ आवर लाइफ, हमारे मिडिल एज को माना जाता है कि इट्स द ऑटम ऑफ आवर लाइफ एंड हमारे ओल्ड एज को माना जाता है कि इट्स द विंटर ऑफ आवर लाइफ. सो जैसे स्प्रिंग बहुत ही खूबसूरत सीजन होता है, सिमिलरली हमारे लाइफ में भी चाइल्डहुड बहुत ही एक खूबसूरत टाइम होता है. एंड इट्स एक्चुअली ट्रू बिकॉज चाइल्डहुड में हम लोग किसी तरह का भी हम लोग टेंशन नहीं लेते, हम लोगों के जीवन में कोई भी वरीज नहीं होता है. वी आर वेरी हैप्पी देन, वी आर फुल ऑफ जॉय, वी आर फुल ऑफ एक्सुबरेंट एनर्जी. सो हम लोगों के जीवन में चाइल्डहुड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. लेकिन स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे बच्चों का चाइल्डहुड उनसे छिन जाता है. सो बेसिकली इस स्टोरी में हम लोग 2 बच्चों की कहानी देखेंगे. वन ऑफ देम इज साहेब एंड दूसरा है मुकेश. इन दोनों बच्चों का जो स्टोरी है वो अलग अलग 2 जगह पे है. एक है सीमापुरी में और एक है फिरोजाबाद में. लेकिन इन दोनों स्टोरीज में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज इन दोनों बच्चों का चाइल्डहुड उनसे छिन जाता है. तो इस स्टोरी का थीम भी वही है, पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर. हम देखेंगे कैसे पॉवर्टी की वजह से बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो उनसे छिन जाता है और कैसे बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक इलीगल थिंग है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी. सो जो स्टोरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज और दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार. सो जो फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, इस स्टोरी में हम लोग साहेब के बारे में हम लोग जानेंगे या पढ़ेंगे. तो साहेब कौन है? वो एक छोटा बच्चा है जो कि एक रैक पिकर है. तो एक रैक पिकर क्या है? रैक पिकर वो है जो डस्टबिन में से या फिर जो कूड़ेदान है, वो कूड़ेदान में से या डस्टबिन में से वो कुछ सामान कलेक्ट करते हैं जो कि वो बाद में सेल करके अपना सर्वाइवल में यूज करते हैं. हम देखेंगे ये बहुत ही कॉमन चीज है, कुछ बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. और ये स्टोरी सीमापुरी में है. सीमापुरी दिल्ली के पास ही है और ये सीमापुरी इट्स वेरी मच वेल नोन फॉर दिस थिंग, दैट इज रैक पिकिंग के लिए. छोटे छोटे बच्चे से लेके पूरे बूढ़े तक सभी इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है. और मोस्ट ऑफ दिस पीपल दे आर इमिग्रेंट्स, वो बाहर से आए हुए हैं. उन लोगों का कोई फिक्स्ड घर नहीं होता, उन लोगों का आइडेंटिटी भी नहीं होता. उन लोगों का एक ही काम है, दे आर रैक पिकर, दे आर बॉर्न एंड दे डाई एज रैक पिकर्स. सो स्टोरी की शुरुआत ऐसी होती है कि हमारी जो ऑथर है अनीस जंग, वो साहेब को देखती है. वो उसका नाम भी नहीं पता उनको. तो वो एक दिन देखती है, वो कई दिनों से ऑब्जर्व करती रहती है उन बच्चों को जो रैक पिकर से. तो वो पहले एक दिन साहेब को बुला के पूछती है कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो बेटा. तो साहेब भी बहुत स्मार्ट लड़का है, उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि मेरे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है तो मैं जाऊँ कैसे. ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे ऐसे जवाब देते हैं. तो तब अनीस जंग ने पूछा उससे कि अगर मैं एक स्कूल बिल्ड करूं तो क्या तुम वहां जाना चाहोगे. तो साहेब ने भी तब जवाब दिया, हाँ आई विल डेफिनेटली गो, मैं जाना चाहूंगा. और उनकी बात वही खत्म हो जाती है.
कुछ दिनों बाद फिर से वो लोग मिलते हैं, दैट इज हमारी ऑथर अनीस जंग और साहेब। तब साहेब भाग के उनके पास जाता है और पूछता है कि आपने जो कहा था आप स्कूल बनाएंगे, क्या वो स्कूल रेडी हो गया? तो ये क्वेश्चन सुन के अनीस जंग वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, उनको थोड़ा एम्बेरस्ड फील होता है, बिकॉज वो थोड़ा बुरा लगा ये सोच के मैंने ऐसा एक प्रॉमिस कर दिया जो कि मैं शायद कभी पूरा भी ना कर पाऊँ। फिर तभी उनको ये रियलाइज हुआ कि साहेब जैसे बच्चों के लाइफ में ऐसे प्रोमिस बहुत कॉमन है। कई लोग आते हैं जो ऐसे प्रोमिस करते हैं, जो ऐसे झूठे प्रोमिस करते हैं और जो कि कभी पूरा नहीं होता। सो साहेब जैसे बच्चे या साहेब जैसे लोग, वो लोग बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं ऐसे फॉल्स प्रोमिस से। तो ऐसा चलता रहता है, कई महीनों तक वो दोनों मिलते रहते हैं। हमारी ऑथर अनीस जंग वो भी बहुत अटैच्ड हो जाती है उन बच्चों से। तो एक दिन वो साहेब से उसका नाम पूछती है। तब साहेब क्या होता है, वो बहुत ही गर्व से वो कहता है मेरा नाम है साहेब आलम। ये सुन के अनीस जंग को उनको थोड़ा सरप्राइज फील होता है, बिकॉज वो सोचती है अगर इस बच्चे को उसके नाम का मीनिंग पता चलता तो शायद वो दुखी हो जाता, बिकॉज साहेब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का महाराज, पूरे यूनिवर्स का राजा। लेकिन वो बेचारा तो एक रैक पिकर था, तो उसको शायद बुरा लगता कि मेरा नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मेरा नाम है साहेब आलम, बट मैं काम कर रहा हूँ एक रैक पिकर का। सो उसको बहुत शायद बुरा लगता। फिर क्या होता है, वो महीने दर महीने उन बच्चों से मिलती रहती है और थोड़ा बहुत वो अटैच भी हो जाती है। वो बच्चे पूरे गैंग में आते थे, मतलब वो झुंड में आते थे, ऐसा काम करते थे, वो रैक पिकिंग करते थे और निकल जाते थे अपने कंधों पे प्लास्टिक के बैग्स लेके। उन्होंने क्या किया, अनीस जंग ने एक दिन एक ऐसे बच्चे को, वो साहेब के साथ ही था, उस बच्चे को उन्होंने बुला के पूछा कि क्या हुआ, तुम नंगे पैर क्यों घूम रहे हो, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है? तभी उसने रिप्लाई दिया कि नहीं मेरे पास चप्पल है, लेकिन मेरी मम्मी उस चप्पल को शेल्फ से उतार के नहीं देगी। मतलब वो एक्चुअली क्या था, वो अपनी गरीबी दिखाना नहीं चाहते थे। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो कमजोरी है हम उस कमजोरी को छुपा के रखें। हम लोग ये दूसरों को डिस्प्ले करना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते थे। तो वो बच्चे भी अपनी जो कमजोरी है वो अपनी कमजोरी छुपा के रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास चप्पल है लेकिन हमारी मम्मी हमको नहीं देती है चप्पल। वो अनीस जंग के लिए ये बहुत ही एक शॉकिंग चीज था और उन्होंने ये कहा कि वो ऑल ओवर इंडिया गई है और उन्होंने ये देखा है कि कई बच्चे और कई लोग ऐसे नंगे पैर घूमते हैं, बेयर फुटेड घूमते हैं, और अगर उनको ये पूछा जाए तो वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं मेरे पास ये खरीदने के लिए पैसा नहीं है। रादर वो ये कहेंगे हमारे यहाँ पे कस्टम है, हमारे यहाँ पे ये प्रथा है कि हम नंगे पैर घूमते हैं। तो वो यही कहती है अनीस जंग के कई बार लोग अपनी पॉवर्टी को अपने ट्रेडिशन का नाम दे देते हैं ताकि उन लोगों की कमजोरी बाहर ना आए। तभी उनको एक कहानी याद आती है। एक ऐसा बच्चा था, यूडीपी एक जगह है, उस जगह से एक ऐसा बच्चा था कि वो हर रोज टेम्पल में जाके वो प्रे करता था कि उसको एक जोड़ी चप्पल मिल जाए, पेयर ऑफ शूज मिल जाए उसको, और अल्टीमेटली उसका ड्रीम पूरा हो जाता है और उसको एक दिन शूज मिल भी जाते हैं। लेकिन साहेब जैसे जो बच्चे होते हैं उनके लाइफ में ये बहुत इजी नहीं होता है। तो यही समझ में आता है कि जो चीज़ें हमारे लिए कभी कभी लाइफ में बहुत सिंपल चीज़ें होती है, बहुत ही हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, हम लोगों को लगता है नहीं ये तो होना ही है, लेकिन वही चीज़ें शायद किसी और के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ऐसा कहते कहते अनीस जंग हम लोगों को उन साहेब जैसे दूसरे बच्चों के बारे में भी वो बताती है। वो कहती है कि साहेब जैसे दूसरे बच्चे वो सभी मिलके, जो जितने भी रैक पिकर्स है वो सभी मिलके दिल्ली के पास में एक जगह है सीमापुरी, वहां पे रहती है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन दिया हुआ है कि सीमापुरी इज ए प्लेस विच इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। मतलब सीमापुरी दिल्ली के बहुत ही पास है लेकिन फिर भी ये दिल्ली से बहुत दूर है। मतलब ये दिल्ली के पास होने के बावजूद भी दिल्ली में जैसा डेवलपमेंट है, जैसा लोगों के पास चांस है, सीमापुरी में ऐसा नहीं है। बिकॉज सीमापुरी अब भी बहुत पिछड़ा हुआ है। सीमापुरी में बहुत सारे रैक पिकर्स है और उनकी लाइफ यही है, रैक पिकिंग ही है, और रैक पिकिंग करते करते उनको एक दिन शायद मर जाना होगा। उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी यही काम करना होगा, रैक पिकिंग का। अनीस जंग फिर और बोलते हैं कि जो सीमापुरी में एटलीस्ट 10,000 रैक पिकर्स है, वो अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं, और मोस्ट ऑफ दिस पीपल दे हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश। वो लोग बांग्लादेश से आए हैं आफ्टर द सेपरेशन इन 1971, और वो अपना खुद का घर छोड़ के आए हैं यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया जाता है कि
उन लोगों के लिए, उन रैग पिकर्स के लिए अपने आइडेंटिटी से ज़्यादा उनको खाना इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको इंडिया में कोई भी उनको आइडेंटिटी नहीं दिया जाता, मतलब उनको एज एन इंडियन सिटीजन इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उनको बस रेशन कार्ड दिया हुआ होता है जिससे वो लोग रेशन ले सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। बिकॉज पॉलिटिक्स में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गरीब है, गरीब लोगों के पास से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वोट बैंक आता है, तो एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, उनका इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं ताकि वोट मिल जाए उनको, और बाद में उन लोगों का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता। यही दुख की बात है। बहुत सालों से वो लोग ऐसे ही रहते हैं, और वो उन लोगों के घर के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। वो लोग ऐसे कंडीशन में रहते हैं, मड के घर में रहते हैं, और ना ही उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, ना ही उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो जाने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज है। मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। वो इंसानों के रहने लायक नहीं है ऐसी जगह। ऐसे कंडीशन में वो लोग रहते और अपना दिन गुजारा वो लोग करते। फिर अनीस जंग एक डिस्क्रिप्शन देती है कि गार्बेज का मतलब क्या है उन लोगों के लिए। तो वो कहती है कि जो सीमापुरी के जो एडल्ट्स है, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए गार्बेज का एक मतलब है, और जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए गार्बेज का दूसरा मतलब है। वो कहती है कि बच्चों के लिए, जो लोग रैग पिकर्स है, जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए गार्बेज एक सरप्राइज एलिमेंट है। मतलब उन लोगों को लगता है कि अगर हम अच्छे तरह से ढूंढेंगे हमको शायद कुछ अच्छा मिल जाए। वो लोग एज ए सरप्राइज लेते हैं उसको, कि वो ढूंढते रहते हैं, और कुछ अच्छा मिल जाता है तो उनको मजा आने लगता है, उनको लगता है ठीक है चलो और ढूंढते हैं। तो एज ए सरप्राइज एलिमेंट रहता है फॉर दोस चिल्ड्रन। लेकिन सीमापुरी के जो बड़े हैं, जो बड़े रैग पिकर्स हैं, उन लोगों के लिए गार्बेज का एक ही मतलब है, सर्वाइवल। उनको पता है कि हम लोगों को अगर रहना है जिंदा तो हम लोगों को एक ही काम करना होगा, बिकॉज हमको कुछ नहीं आता और हमको बस यही करना होगा, रैग पिकिंग ही करना होगा, जिससे हम लोग सर्वाइव कर सकेंगे। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गार्बेज का मतलब दो मीनिंग है सीमापुरी के लोगों के लिए। बच्चों के लिए वो है एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और बड़ों के लिए है एक एलिमेंट ऑफ सर्वाइवल। इट इज देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। फिर अनीस जंग कहती है कि एक कुछ महीने बाद एक विंटर मॉर्निंग को वो साहेब को देखती है कि वो टेनिस क्लब होता है वहाँ पे, एक टेनिस क्लब के बाहर वो बेचारा चुपचाप देखता रहता है अंदर कैसे लोग खेल रहे, कैसे उसकी उम्र के बच्चे खेल रहे वहाँ पे। वो चाहता है कि वो खुद भी जाके खेले, लेकिन उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। वो अब जूते पहन रहा है, वो स्पोर्ट्स शू पहन रहा है, लेकिन उन जूतों में भी होल है। मतलब शायद किसी ने यूज करके फेंक दिए हो कुछ पेयर ऑफ शूज। वो शूज उठा के साहब खुद अब पहन रहा है और वो खुश है। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ देखिए, जो चीज़ हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारे यूजफुल नहीं है हमारे लिए, वो चीज़, वही चीज़ शायद किसी का सपना हो। हम लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं ना कि हमारा लाइफ वैसा है, हमारा लाइफ वैसा है, लेकिन शायद हमारी यही लाइफ जीने के लिए कोई और दिन रात प्रे कर रहा है। तो यही है इसमें, इस पार्ट में वही है कि ये शो करता है कि एक छोटा सा शू, पेयर ऑफ शूज जिसमें होल थे, वही पेयर ऑफ शूज जब साहब को मिलते हैं वो बहुत, मतलब वो खुश हो जाता है। सो इस पार्ट के लास्ट में क्या होता है, एकदम एंडिंग में अनीस जंग की फिर से मुलाकात हो जाती है साहब के साथ कुछ महीने बाद। लेकिन उस दिन साहब कुछ डिफरेंट दिख रहा था। जनरली क्या होता था, साहब के फेस पे केयर फ्री लुक होता था, वो किसी भी चीज से नहीं डरता था, वो अपने मर्जी का मालिक था। उसके नाम की तरह है कि साहेब आलम। वो शायद पैसों से लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नहीं था, लेकिन वो इतना एंजॉय करता था अपने लाइफ को, रैग पिकिंग में भी उसको मजा आता था। सो वो अपने खुद के मर्जी का मालिक होता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, साहिब को जब देखा हमारी ऑथर ने, उनको लगा कि साहिब का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि साहेब के पीठ में अब वो बैग नहीं था, रैग पिकिंग का बैग नहीं था, उसके हाथ में एक कैनिस्टर था, मतलब एक कंटेनर था। तो वो एक कैनिस्टर लेके जा रहा था। तो ऑथर ने उसको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे अब एक जॉब मिल गई है। वो अब एक टी स्टॉल में काम करने लगा था। उसको 800 रुपीज मंथली सैलरी भी मिलता था और प्लस खाना भी मिलता था, जो कि बहुत ही अच्छा एक डील है ना। वो पहले एक रैग पिकर था, वो कूड़ेदान में से चीजें ढूंढता था, लेकिन अब उसको एक नौकरी मिल गई, वो भी एक अच्छी सी, मतलब टी स्टॉल में था, 800 रुपीज मिलता था, प्लस उसको खाना भी मिलता था। और वो उस सुबह क्या कर रहा था, वो कैनिस्टर लेके, वो कंटेनर लेके वो दूध लाने जा रहा था दूध के काउंटर से। लेकिन एक चीज स्ट्रेंज था कि अब वो खुश नहीं था। पहले का जो साहेब आलम था वो अपने मर्जी का मालिक था, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा था, केयर फ्री लुक। लेकिन
आज उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है। मतलब पहले वो क्या था, अपने खुद के मर्जी का मालिक था, लेकिन अब वो किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगा है। सो इसी तरह क्या होता है, साहिब आलम का चेंज हो जाता है सब कुछ। जो लड़का पहले रैक पिकिंग में भी एंजॉय करता था, उसको लगता था मैं अपने खुद के मर्जी का मालिक हूँ, वही लड़का अब क्या होता है, उसको एक टी स्टॉल में नौकरी मिल जाती है और ही इज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। यहाँ पे एक लाइन भी ऐसा है कि जो प्लास्टिक का थैला, जो प्लास्टिक का बैग वो पहले उठाता था, वो एक्चुअली भारी था ज़्यादा इस कैनिस्टर से, जो कि अब वो उठा रहा है हाथ में। लेकिन उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो पहले का प्लास्टिक बैग शायद थोड़ा ज़्यादा पतला था, ज़्यादा लाइट था अभी के उसके कैनिस्टर से। मतलब वो प्लास्टिक का बैग उसके खुद का था, वो जब वो काम करता था रैक पिकिंग का, वो अपने खुद के मर्जी का मालिक था। दैट्स वाई इसको लगता था ये बैग मेरा है और ये बहुत ही लाइट है। लेकिन आज जब उसके हाथ में वो कैनिस्टर है, वो उसका नहीं है, वो किसी और का है, उसके मालिक का है। सो अब उसको लग रहा है कि ये कैनिस्टर ज़्यादा हैवी है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कैसे जो बच्चा साहिब आलम, जिसको रैक पिकिंग में भी मज़ा आता था, जिसको रैक पिकिंग में भी वो एंजॉय करता था, वो कैसे अपना चाइल्डहुड खो लेता है और कैसे वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो हम लोग अगले वीडियो में इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आई वांट टू ड्राइव ए कार, वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पार्ट, please feel free to leave your questions in the comment section below, and for more such videos keep watching English Gyan and keep sharing. Thank you.